बुद्धिजीवी मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं। हमें अपनी आंखें खोलनी होगी, हमें अपने दिमाग को खोलना होगा, हमें यह पहचानना होगा कि असली दुश्मन कौन है, जो 90 करोड़ लोग को केवल 5 किलो अनाज देकर उत्सव मनाते हैं। 5 किलो अनाज, सड़ा हुआ गेहूं और उत्सव मनाते हैं। वैक्सीन कोई ऐसा यहाँ पर नहीं बैठा है जो अप्रत्यक्ष कर और कर न देता हो, और कहते हैं मुफ्त वैक्सीन। कर हम दे रहे हैं, साबुन खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, और कहते हैं मुफ्त वैक्सीन। उत्सव, बीमारी में कभी कोई उत्सव मनाया है आज तक? बीमारी में तो लोग कष्ट भोगते हैं, यहाँ ये उत्सव मनाते हैं। भाई मोहम्मद अली जी जो अर्थला में आदर्श जूनियर हाई स्कूल है उसके प्रिंसिपल हैं। भाई निमेश जी हमारे बहुत ही नज़दीक और हमारे विचारों से जुड़े हुए हैं, और तमाम यहाँ पर जो शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। मैं पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ कि जो बहुत समय से यहाँ उपस्थित हैं और आपके कार्यक्रम को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। सभी पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में अपने विचार रखे हैं। आज यह कार्यक्रम, इसका नाम राष्ट्रीय मनीषा सम्मान है, विद्वानों का सम्मान, शिक्षाविदों का सम्मान, जिन लोगों ने समाज और देश को परिवर्तित करने के लिए बड़ा काम किया है, उनका सम्मान। आज का दिन डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर इसलिए रखा जाता है शिक्षक दिवस, क्योंकि वो महान विद्वान थे। और मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर राधाकृष्णन तिरतनी में पैदा हुए और वहाँ के धर्मस्थल में, और तिरुपति बालाजी वहाँ के धर्मस्थल में उन्होंने अपना जीवन गुजारा, क्योंकि उनके पिताजी की आय बहुत कम थी। तो हम आप लोगों के बीच में यह कहना चाहते हैं कि जो धन की कमजोरी है, अगर प्रतिभावान व्यक्ति है तो वह कमजोरी नहीं होती, वह देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। वो डॉक्टर राधाकृष्णन। सभी वक्ताओं ने शिक्षा में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसको बताया, लेकिन मैं वह बात दोहराना नहीं चाहता। डॉक्टर राधाकृष्णन उप कुलपति मैसूर यूनिवर्सिटी में थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, लेकिन उनके मन में देश के जो लोकतंत्र है उसका, उनके मन में हमेशा ये भाव रहता था कि लोकतंत्र कमजोर नहीं होना चाहिए। वो संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनको मजबूत देखना चाहते थे, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, और साथ में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे कमजोर देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस देश के अंदर जो गरीबी है, भूख है, पीड़ा है, दर्द है, बेबसी है, लाचारी है, अशिक्षा है, उसका मूल कारण है कि हम जो राज्य संचालित कर रहे हैं, अगर उसमें कमजोरी है तभी उसे दूर कर नहीं पा रहे। और आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, आप लोग यहाँ विद्वान लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, खुद सोचना चाहिए हमें कि हम आज कहाँ खड़े हैं। देश को आज़ाद कराने में जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान किया, क्रांतिकारियों ने
हंसते हंसते फांसी के फंदे पर जोड़ गए इस देश को आज़ाद कराने के लिए कि जब यह देश आज़ाद होगा तो यहाँ समता का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, न्याय होगा, सबके साथ बंधुत्व की भावना होगी, भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन आज की स्थिति से आप लोग अवगत हैं और आप शिक्षक हैं, आपके अंदर वो ताकत है कि आप समाज को बदल सकते हैं। मैं कई बार अपने गुरुजनों के सामने ये कहता हूँ कि आप लोग महान विद्वान हैं, आपने ही हमारे जैसे लोगों को पैदा किया है कि हम समाज को बदलने का काम करें। हम आप लोगों को यहाँ पर संकल्प दिलाते हैं गुरुदेव इस राष्ट्रीय मनीषा सम्मान में कि आप लोगों के विचार को हम लोग हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे हमें सफलता कम मिले लेकिन हम उस आपके सम्मान को कम नहीं होने देंगे, लगातार बढ़ाते रहेंगे। तो हमें इस महान विभूति डॉक्टर राधा कृष्णन के पद चिन्हों पर अगर चलना है तो समाज के अंदर से नफरत, असहिष्णुता को दूर करना होगा, सबसे मिलकर रहना होगा। आज जो अभी शिक्षकों को एक किताब भी हम भेंट करेंगे, जो भी आप लोगों का सम्मान करना है, उस किताब को मैं आप लोग जरूर पढ़ना। मेरा यह आप लोगों से अनुरोध है कि उसे पढ़ना और तभी आप लोगों को पता लग जाएगा कि राधा कृष्णन जैसा व्यक्ति सैकड़ों साल में कभी पैदा होता है। इतने महान विचार हैं उनके। उन्होंने कहा इस दुनिया में अस्पृश्य कोई नहीं है, अस्वच्छ कोई नहीं है। और हमारे यहाँ विभेद है, अंतर है। हम 74 साल पूरे हो गए, 75 में प्रवेश कर गए, लेकिन हम जातिवाद को खत्म नहीं कर पाए, हम धार्मिक पाखंड को खत्म नहीं कर पाए और हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। पूरा देश लगा हुआ है कि हम इसे कमजोर करेंगे। लेकिन जो शक्तियाँ इसमें लगी हुई हैं, जिसका जिक्र शिक्षा के माध्यम से लोगों ने किया था यहाँ पर, वो चाहती हैं कि यहाँ पर लोग अशिक्षित रहें, यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं और बेरोजगार रहें। रोजगार रहेगा ज़्यादा, जब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी तो सीपी सिंह हो जाएंगे। जब सीपी सिंह हो जाएंगे तो प्रश्न पूछेंगे कि भाई प्रश्न बताइए कि यह सही है कि गलत है। हाँ, जब शिक्षित हो जाएंगे तो अपनी बात बताएंगे। इसलिए शिक्षा पर सैकड़ों साल से कुठाराघात होता रहा है और आज भी वही कुठाराघात है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा वह लोगों को दें जो नैतिकता पर आधारित हो, ईमानदारी पर आधारित हो, सत्य पर आधारित हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इतिहास पुरुष हमारे रहे हैं उनके अंदर अद्भुत और विलक्षण गुण थे। वो सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, नैतिकता उनका गुण था। और आज क्या हो रहा है? आज स्थिति ऐसी है, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। मेरे यहाँ गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव यह बताएंगे आप लोगों के बीच में। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब पहली पार्लियामेंट बनी थी और जवाहरलाल जी, पंडित जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, तो भी यहाँ भारत में संसद और सरकार में फर्क ही पता नहीं लगता है। भाई संसद डोमिनेंट, प्रभावशाली है, मजबूत है, सरकार से प्रश्न कर सकती है। जब जवाहरलाल जी इतने ताकतवर थे कि जिनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था, संसद अगर देश हित में, समाज हित में, व्यक्ति हित में अगर कोई बात नहीं करता था तो वो प्रश्न पूछते थे, सांसद प्रश्न पूछता था। आज स्थिति ऐसी हो गई है गुरुदेव कि सांसद चाटुकार और फांट हो गए हैं। वो बिरदावली बखान करते हैं, एक प्रश्न ही पूछना नहीं चाहते, जबकि प्रश्न पूछना चाहिए कि यह इस देश की जनता 14 करोड़ कोरोना वैश्विक महामारी में क्यों बेरोजगार हो गई, क्यों बेरोजगार हुई, और 3% पूंजीपतियों की 13 लाख करोड़ से ज्यादा संपत्ति कैसे बढ़ गई। ये प्रश्न पूछने वाला नहीं। कि ऐसा हो रहा है कि भारत अमेरिका की तरह कुलीन तंत्र में परिवर्तित होता जा रहा। यहाँ पर धन्ना सेठ, बड़े बड़े लोग सत्ता पर काबिज किए करना चाहते हैं और हम
लोग बुद्धिजीवी मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं। हमें अपनी आंखें खोलनी होगी, हमें अपने दिमाग को खोलना होगा, हमें यह पहचानना होगा कि असली दुश्मन कौन है, जो 90 करोड़ लोग को केवल 5 किलो अनाज देकर उत्सव मनाते हैं। 5 किलो अनाज, सड़ा हुआ गेहूं और उत्सव मनाते हैं। वैक्सीन, कोई ऐसा यहाँ पर नहीं बैठा है जो अप्रत्यक्ष कर और कर न देता हो और कहते हैं मुफ्त वैक्सीन। कर हम दे रहे हैं, साबुन खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं और कहते हैं मुफ्त वैक्सीन। उत्सव, बीमारी में कभी कोई उत्सव मनाया है आज तक? बीमारी में तो लोग कष्ट भोगते हैं, यहाँ ये उत्सव मनाते हैं। तो इस अवसर पर मैं डॉक्टर राधा कृष्णन के चरणों में नमन करते हुए जो आदर्श इन्होंने उपस्थित किया है, मुझे ये बात इसलिए बोलनी पड़ी कि जो इनका सपना था, जो हमारे पुराने नेता थे, जो शिक्षाविद थे, जो प्रख्यात दर्शन शास्त्री थे, इनका जो सपना था उस सपने को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए, और मैं आप लोगों का इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि आप लोग हमारी ताकत हैं, हमारी ताकत को हमेशा बढ़ाते हैं। जब भी आप लोगों का आह्वान होता है, इस पंडाल को भर देते हैं। आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग इस संकल्प के साथ जाएंगे कि हमें राधा कृष्णन जी के मार्ग पर चलकर समाज के अंदर नैतिकता, सत्य, ईमानदारी, सद्भाव, भाईचारा, प्रेम पैदा करना है और सभी से मिलजुल कर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं